मनीष सिसोदिया को लगातार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी रोज एजेंसी बुलाती, वो मना नहीं करते, वो अवेलेबल होते। अरेस्ट किस लिए किया गया ये समझ के परे है। मध्य प्रदेश में सरकार बनती है, कमलनाथ पे रेड होती है। राजस्थान में सरकार गिरने की बात होती है तो वहाँ अशोक गहलोत पे रेड होती है। जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ रेड हो जाती है। सारे ठेके वो ले रही है, सारे एयरपोर्ट वो ले रही है, पोर्ट ले रही है। उस कंपनी में क्या पाकिस्तान का पैसा है, क्या चाइना का पैसा है, क्या आतंक का पैसा है या ड्रग का पैसा है। बौखलाहट में केंद्र सरकार लगातार एक कदम उठा रही है जिससे विपक्ष के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार फिर तुलेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को तोलने का कारण यह है कि हाल ही में दिल्ली में जो सीबीआई ने काम किया, वो फिर कहीं ना कहीं इस देश में लोकतंत्र जो चल रहा है या अभी जो भयतंत्र चल रहा है उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं, 18 विभाग उनके पास है। शिक्षा मंत्रालय में जो उन्होंने काम किया वो पूरे देश और विश्व में सराहा जाता है। एक एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली सरकार ने शुरू की, उसके बाद में उसके ऊपर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, उन्होंने वो पॉलिसी रद्द कर दी। लेकिन उस पॉलिसी में हुए भ्रष्टाचार या एक्साइज डिपार्टमेंट या दारू के ठेके देने के चक्कर में या दुकानें खोलने के चक्कर में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसमें कई लोगों से पूछताछ की गई। उसमें केसीआर की बेटी कविता से लेके कई अधिकारी हैं। बाद में ये बताया गया कि एक सरकारी अधिकारी सरकारी गवाह बना है और उसने बहुत सारी चीज़ें बोल दी। उसके लिए लगातार पूछताछ के लिए दबाव था सीबीआई का मनीष सिसोदिया पे। मनीष सिसोदिया एक उप मुख्यमंत्री है, उन पे आप जब चाहे तब उनको बुला सकते हैं, तलब कर सकते हैं, और वो जाते और एजेंसी के साथ, जैसा कि इसके पहले भी आम आदमी पार्टी पे जब भी रेड हुई है तब उन्होंने पूर्ण रूप से सहयोग किया। इसके पहले केजरीवाल के ऑफिस में रेड हुई है, ईडी की रेड हुई है कई जगह, लेकिन निकला कुछ नहीं है। तो इसमें जब मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट मुझे लगता है जांच एजेंसी तब करती है जब ये डर लगता है कि ये आदमी भाग जाएगा, देश छोड़ के भाग जाएगा। मनीष सिसोदिया एक उप मुख्यमंत्री है और एक पार्टी के बड़े नेता है, उनके भागने की आशंका इस देश का छोटा बच्चा भी सोच नहीं सकता। तो एजेंसी ये काम क्यों कर रही है? क्या एक बदनाम करने का नरेशन है? मैं ये नरेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको थोड़ा महाराष्ट्र पीछे लेके चलता हूँ। महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराई गई और एकनाथ शिंदे की सरकार बनाई गई, उस सरकार बनाने और गिरने में भी एजेंसी का बड़ा रोल रहा। उसके पहले एकनाथ शिंदे के जो खासम खास विधायक थे, प्रताप सरनाईक, उसके ऊपर ईडी की रेड हुई, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई। इसके पहले महाराष्ट्र में कई कांग्रेसी नेताओं की ईडी की नोटिस मिले। नारायण राणे से लेकर तमाम लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और ज़्यादातर जिन लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो भाजपा में हो गए। उन्होंने जो कमल ब्रांड साबुन है उससे नहा लिया और पाक साफ होकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में एक बड़े कद्दावर नेता है और वर्तमान में बीजेपी में है, एमएलए है, उन्होंने तो अपने पब्लिक रैली में कहा कि मैं रात को आराम से नींद सोता हूँ क्योंकि मुझे ईडी और सीबीआई का डर नहीं है, मैं बीजेपी ज्वाइन कर चुका हूँ। तो इस बात का द्योतक है कि यदि आपके पास जनमत नहीं है, आपके पास यदि सीधे सीधे बैलेट पेपर से या चुनाव में मतदान से आप सरकार नहीं बना सकते, तो आप सरकारी गिरा के आगे वाले जो विपक्ष होता है बीजेपी के लिए, उनकी विधायकों को परेशान करके उनको पार्टी ज्वाइन करवा के सामने वाली पार्टी को अल्पमत में ला के आप सरकार बनाते हो। वैसा ही कोई महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे के पीए को सचिन जोशी को नोटिस मिला, उसके बाद में भगदड़ मच गई और फिर उसके बाद सरकार जो बनी अपने सामने है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ सरकार तो बना ली, लेकिन आने वाले समय में ये बीजेपी का लिया हुआ कदम, उठाया हुआ कदम बीजेपी के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कई सर्वे एजेंसीज के जो सर्वे है वो भी महाराष्ट्र में बीजेपी को 13 सीट से ज़्यादा लोकसभा की सीटें नहीं दे रहे हैं, जबकि 48 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के बाद ज़्यादा।
तो कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है, और बौखलाहट के चलते उन्होंने फिर कई लोगों पे सरकार को क्योंकि घेरा। खासकर अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे, एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, उसने कहा कि मैं 100 करोड़ रुपए मुझसे वसूलने के लिए कहे गए थे। उसको किसने कहे, ये बात सीधी गृह मंत्री पे आ गई। अनिल देशमुख अरेस्ट हो गए। 1 साल के बाद जब अनिल देशमुख को जमानत मिली ईडी और सीबीआई से, दोनों कोर्ट से, तो दोनों कोर्ट के जजों ने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि अनिल देशमुख पे तो केस बनता ही नहीं, इनको क्यों अरेस्ट किया, यही समझ के परे है। यही टिप्पणी, ऐसी ही टिप्पणी संजय राउत के ऊपर की। संजय राउत के मामले में तो कोर्ट ने कहा जिनको पकड़ना था वो बाहर घूम रहे हैं, आप ये किसको पकड़ के लाए हैं। तो कुल मिलाकर एक सरकार को बदनाम करना, नेताओं को बदनाम करना, उनकी क्रेडिबिलिटी पे धब्बा लगाना, और फिर वो कोर्ट से छूट भी जाने के बाद ये तमाम जो ब्रिगेड है, जो गोदी मीडिया से लेकर तमाम स्पोक्स पर्सन जो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई आपने भ्रष्टाचार किया तो आपको तो सज़ा मिलेगी, भ्रष्टाचार किया तो अरेस्ट तो होगा, जब वो लोग छूट जाते हैं तो फिर ये लोग कहाँ जाते हैं? फिर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले तथाकथित माफ़ी क्यों नहीं मांगते कि हमने गलती से उनको किया? या महाराष्ट्र में शिवसेना को परेशान करने के लिए अजित पवार और उनके परिवार के ऊपर भी रेड हुई है। कई जगह रेड में लोगों को उलझाया जा रहा है। कुछ लोग रेड को सहन करके जेल काट के भी आते हैं, लेकिन अपना विरोध खत्म नहीं करते। वो विपक्ष में एक ताकत आवाज़ बन के उभरते हैं। और दूसरी ओर कुछ लोग ईडी के डर से, क्योंकि जितना कमाया वो जाना नहीं चाहिए, कम से कम वो तो उसका तो उपभोग ले सके, क्योंकि इतनी जो भ्रष्टाचार पूरा ज़िंदगी भर किया और जो पैसा कमाया उसको यदि एंजॉय करना है तो फिर आप जो सरकार चाहती है, एजेंसी चाहती है, वो करती है। ऐसे कई लोग हैं कि जिनके ऊपर ईडी की नोटिस मिली, लेकिन उसके बाद आगे कुछ केस बढ़ा नहीं। कुल मिला के ये आरोप है, यदि मनीष सिसोदिया को लगातार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी रोज एजेंसी बुलाती, वो मना नहीं करते, वो अवेलेबल होते। अरेस्ट किस लिए किया गया ये समझ के परे है। वैसे ही दिल्ली में सरकार एलजी की चलती है। दिल्ली पुलिस सीधा गृह मंत्रालय के अधीन है, सारी एजेंसियां गृह मंत्रालय के अधीन है। दिल्ली सरकार ये आधी सरकार है, इस सरकार के पास ज़्यादा पावर नहीं है। ऐसे में वो किस लोगों को, गवाहों को इम्पैक्ट करके गवाह देने से रोक सकते थे? क्या दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार भी शक्तिशाली मनीष सिसोदिया हो सकते थे? ये सोचने की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है और सरकार की, केंद्र सरकार की विफलता विभिन्न सेक्टर्स में, चाहे विदेश मंत्री कुछ भी कहे, विदेश मंत्री ने ये कहे कि मेरे पिताजी को डिफेंस सेक्रेटरी से पद से हटाया था, हो सकता है ये उनकी टीज़ है, या वो कहे कि भाई चाइना के बॉर्डर पे राहुल गांधी ने थोड़ी ना सेना भेजी थी, तो मोदी ने भेजी थी। वो मोदी ने नहीं भेजी थी, उस देश की सरकार ने भेजी थी। सरकार में जो भी रहेगा वो सेना भेजेगा। सवाल ये नहीं कि राहुल गांधी भेज भी कैसे सकते हैं जब वो विपक्ष में है। लेकिन चाइना के बारे में लगातार सरकार झूठ के ऊपर उठती गई। जब सरकार लोकसभा के पटल पे ये कहती रही कि चाइना हमारी ज़मीन पे है ही नहीं, तो फिर चाइना वापस कहाँ गया? ऐसे कई सवाल हैं। बार बार ये कहा जाता है कि नोटबंदी के बाद आतंक कम हो जाएगा, 370 के बाद आतंक कम हो जाएगा, 35 ये निकालने के बाद आतंक कम हो जाएगा। लेकिन कश्मीर में आज भी टारगेट किलिंग है। जब कश्मीर में टारगेट किलिंग होती है तो सरकार कहती है कि बौखलाहट से आतंकी ये काम कर रहे हैं। आतंकी बौखलाहट से करे, बदले की भावना से करे, आतंकी इस देश को अनस्टेबल करने के लिए कहे, आतंकी कश्मीरियों को डराने के लिए कहे। आतंकियों का कोई भी मकसद हो सकता है, लेकिन इस देश की गरीब जनता, इस देश की जो कश्मीरी भाई हैं हमारे, उनके ऊपर जब सोच ढूंढ के जब उनको मारा जाता है, तो वो सरकार की विफलता, इसमें सरकार ये विफलता सर पे लेने के लिए तैयार नहीं है। डोवाल साहब तो रास्ते पे खड़े होकर बिरयानी खा के अपना फोटो ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई सब्जी लेने के लिए भी जा सकता है? वो तो जिसका परसों के दिन जिसकी हत्या हुई थी, वो पंडित जो था बेचारा, वो तो मार्केट में सब्जी लेने अपने पत्नी के साथ जा रहा था। डोवाल साहब शायद बिरयानी खाते समय उस कैमरे के लेंस में या फ्रेम में वो लोग नहीं होते जो संगीन के सायों में वो बिरयानी खाते हैं, वो जो तथाकथित सिक्योरिटी वाले। लेकिन आम आदमी को सिक्योरिटी कहाँ है? सरकार ये बोल नहीं सकती कि आतंकवादी बौखलाहट से ये कदम उठा रहे हैं।
आतंकवादी क्यों कदम उठा रहे ये नहीं सवाल, सवाल यह है कि आतंकवादी कदम उठा रहे हैं, आतंकवादी मार रहे हैं और सरकार देख रही है। ये विफलता है। आज तक कर्नाटक में चुनाव होते हैं, ईडी पहुंच जाती है, लोगों पे रेड होती है। मध्य प्रदेश में सरकार बनती है, कमलनाथ पे रेड होती है। राजस्थान में सरकार गिरने की बात होती है तो वहाँ अशोक गहलोत पे रेड होती है। जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ रेड हो जाती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है वहाँ अखिलेश के यहाँ रेड हो जाती है, ममता के यहाँ रेड हो जाती है, बंगाल में चुनाव है तो छत्तीसगढ़ में अधिवेशन है कांग्रेस का, वहाँ रेड हो जाती है। इस रेड की परिणति क्या है? सालों से रेड हो रही है। वाड्रा को, प्रियंका गांधी के पति को लगातार 10-10 घंटे पूछताछ की गई और तब सारी पूछताछ में क्या क्या हुआ ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बताते थे और कहते थे कि हमारे भी सोर्सेस हैं। उसके बाद वाड्रा जी जेल में क्यों नहीं है? या तो कुछ आपको मिला नहीं है या एक नरेशन के तहत आप विपक्ष को बदनाम करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार को कोई समर्थन नहीं करता। हिंद वॉइस भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाता है। भ्रष्ट और व्यभिचारी नेताओं की कोई जगह नहीं है, क्रिमिनल्स की पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं है। जगह उस गृह राज्य मंत्री की भी नहीं है जिसका बेटा किसानों को रोनता है और हत्या कर देता है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट कहती है कि यदि बाप ने यह भाषण नहीं दिया होता तो शायद बेटा ये नहीं करता। जगह उस राज्य मंत्री की भी नहीं है। लेकिन अब जब कोई किसी का इस्तीफा मांगता है तो उसको अपने गिरेबान में झांक के देखना होगा कि क्या हम इस स्थिति में हैं। कांग्रेस में भ्रष्टाचार हुआ होगा, बोफर्स का भ्रष्टाचार, राजीव गांधी का पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हुआ। लेकिन बोफर्स में आज इतने सालों के बाद भी क्या निकला? लगातार विपक्ष की सरकारें भी भाई, अटल जी की सरकार आई, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसमें क्या हुआ? 2G, CG, कोल घोटाला। 8-8 साल बाद भी इस घोटाले की परिणति क्यों नहीं होती? लोग जेल में क्यों नहीं गए? कोल घोटाले में जो पहली बार जेल गया है दिलीप रे, वो अटल जी के मंत्रिमंडल में मंत्री था। अभी तक यूपीए के सरकार में जो मंत्री थे जिन पे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो बाहर क्यों घूम रहे? ये अहम सवाल है। यदि ये सिर्फ बदनाम करने की ये साजिश है तो फिर क्या भ्रष्टाचार के आरोपों को सही माने जनता या गलत माने? इसलिए इस सरकार को तोड़ना पड़ रहा है। आज जितने आरोप लगते हैं वो कोर्ट में स्टैंड क्यों नहीं होते? और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, अडानी समूह पे हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए। अडानी समूह ने जो उसके जवाब दिए उसमें हिंडनबर्ग के उस सवालों के जवाब ही नहीं है जो जवाब देश भी सुनना चाहता है। वो 7-8 जो शेल कंपनियां हैं जिन्होंने पैसा हजारों करोड़ रुपए लगाया है अडानी ग्रुप में, उन कंपनियों के पास पैसा कहां से आया ये अडानी जी को बताना है। इस भारत सरकार को ये जनता को बताना है। अडानी जी एक सर्टिफिकेट लाते हैं मॉरिशस का और कहते हैं कि ये कंपनियां लीगल है। मॉरिशस में वो कंपनी लीगल हो सकती है, मॉरिशस में हो सकता है, मॉरिशस का कानून उस कंपनी को नहीं पूछता कि उसके पास पैसा कहां से आया। लेकिन इस देश की जनता को यह अधिकार है कि जो कंपनी हमारे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में काम कर रही है, मोनोपोली कंपनी जैसी, सारे ठेके वो ले रही है, सारे एयरपोर्ट वो ले रही है, पोर्ट ले रही है, उस कंपनी में क्या पाकिस्तान का पैसा है, क्या चाइना का पैसा है, क्या आतंक का पैसा है या ड्रग का पैसा है, इसके बारे में कोई बताने को तैयार नहीं है, चुप्पी साधे हुए है। तो मनोज सिसोदिया का जो भ्रष्टाचार है यदि हो भी गया होगा तो उस भ्रष्टाचार से सरकार का नुकसान हुआ होगा, पैसे का नुकसान हुआ होगा। लेकिन यदि ये शेल कंपनियां दुश्मनों के पैसे से चल रही थी, जिसने पैसा लगाया अडानी में, और ये बाद में यदि साबित हुआ तो क्या हमारे देश की सुरक्षा भी हम किसी के पड़ोसियों के और हमारे दुश्मनों के हाथ में देने जा रहे हैं? ये अहम सवाल है। भाजपा के नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, कभी ईडी नहीं पहुंचती। सारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। लोग कहते थे, पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई तो ये सोनेरी पिंजरे का तोता है। सोनेरी पिंजरे का तोता भी तो एक इज्जत वाली शब्द है। अभी तो वो सरकार का पालतू कुत्ता बन गया है, जहां सरकार छू बोलती है उसको जाना होता है। तो जहां जहां ये बौखलाहट में 2024 के चुनाव के नतीजे सामने दिख रहे हैं और इस बौखलाहट में
केंद्र सरकार लगातार एक कदम उठा रही है जिससे विपक्ष के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ रही है। ये लोग समझ के परे हैं। आज चुनाव कहीं होते हैं तो लोग पूछते ईडी कब आएगी। आज एक पूना में बाई इलेक्शन में जब 3 दिन पहले जब वोटिंग हो रहा था, एक सामान्य घरेलू महिला ने एक सवाल उठाया। उसको पूछा कि आपने मतदान किसको किया, तो उसने कहा भाजपा को नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि मेरे पूना का ये जो महल है शनिवार वाड़ा, ये अडानी को कल ही बेच देंगे, ये डर है मुझे, क्योंकि सब कुछ तो अडानी को दे रही है सरकार। ये एक गृहिणी का टेलीविजन चैनल में दी हुई बाइट, अडानी को ये सरकार पाल रही है, ये परसेप्शन यदि आम आदमी तक पहुंच गया, गांव तक पहुंच गया, सामान्य जनता तक पहुंच गया, तो ये सरकार के लिए और भी घातक हो सकता है। अभी आज एक नई मुहिम चालू हो रही है कि जो महिलाएं जिनको लाभान्वित हुई है सरकार की योजनाओं से, उनके साथ सेल्फी खींची जाती है। गैस सिलेंडर, एक गैस सिलेंडर मुफ्त मिला, उसके बाद सेल्फी खींच लो, उसके बाद वो गैस सिलेंडर यूज करने लायक वो परिवार नहीं रहा। गैस सिलेंडर की कीमतें इतनी बढ़ गई है कि वो परिवार ने उस गैस सिलेंडर के ऊपर एक फट्टा रख के उसको टेबल जैसा उपयोग करना शुरू कर दिया है, और फिर महिलाएं चूल्हे पे आई है। तो सेल्फी तो वो भी बनती है कि गैस सिलेंडर के ऊपर फट्टा रख के लोग सामान रख रहे हैं और चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं। ये है सच। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 125 करोड़ लोगों को, 145 में से 125 करोड़ लोगों को छत मिली है। हो सकता है स्लिप ऑफ टंग होगी, 125 करोड़ की जगह 125 करोड़ बोल गए होंगे, लेकिन फिर इस सरकार के आंकड़े भी तो ऐसे ही है। जिस सरकार की वित्तीय बजट में आमदनी मात्र 27 लाख करोड़ रुपए है, और 27 लाख करोड़ में से 11 लाख करोड़ जिसको सिर्फ ब्याज अदायगी और कर्जा चुकाने में लगाने होंगे, आप समझ सकते हो उस देश की आर्थिक स्थिति क्या है। आज बांग्लादेश के कुछ लोगों ने हमारे CISF के लोगों पे, गश्त टीम पे हमला बोल के उनको जख्मी किया। ये हमारे बॉर्डर्स और हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध हैं। चाइना बाज नहीं आ रहा है, वहाँ चाइना ने हमारे जो पेट्रोलिंग एरिया था वो नो मैंस लैंड में ले लिया है। इस पे जयशंकर बोलने के लिए चुप है। वो कहते हैं मैं इतने सालों से चाइना में एम्बेसडर रहा, बहुत ही विफल एम्बेसडर रहे, बहुत नाकारा एम्बेसडर रहे। इतने साल एम्बेसडर रहने के बाद भी चाइना और भारत के संबंध कभी सुधरे नहीं, तो ऐसे एम्बेसडर किस काम किया। ऐसे असंख्य सवाल है। तो उसको मनीष सिसोदिया के इस अरेस्ट ने एक फिर नया हथियार विपक्ष के हाथ में दिया, और विपक्ष अब उस ही स्टाइल में जवाब दे रहा है जिस स्टाइल में नरेंद्र मोदी जी का राजनीति होती है। इसलिए मैं उनको तोड़ रहा था। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।